नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हुआ ही है कि काबुल में डबल धमाके से दुनिया भर में दहशत की करंट दौड़ गई। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में आतंकी हमला दुनिया के लिए एक नया खतरा है? ऐसा इसलिए क्योंकि काबुल एयरपोर्ट नाटो देशों की सुरक्षा घेरे में है और काबुल शहर तालिबान के कब्जे में। इसके बावजूद एक आतंकी संगठन अपनी मनमर्जी से आत्मघाती हमला कैसे कर लेता है? सवाल यह भी है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान राज से भारत में आतंकी हमले का खतरा बढ़ेगा? क्योंकि जिस संगठन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली है, उसकी जड़ें पाकिस्तान में भी होकर गुजरती हैं। इस बहस में पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काबुल में डबल धमाके से मौत का आंकड़ा 100 के पार जा पहुंचा है। खुफिया एजेंसियों ने काबुल में और आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया है। सहमी हुई दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर है। जी हां, और भारत भी अपनी पैनी नजर अपने पड़ोसी पर गड़ाए हुए है। हालांकि काबुल धमाकों में किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से काबुल पर खतरे और दहशत का शिकंजा कसता जा रहा है, महफूज कोई भी नहीं। सवाल है कि सीरियल ब्लास्ट के बाद भारत का रुख आगे क्या रहता है? भारत अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को वहां से कैसे निकालता है? क्या अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत तालिबान से भी बात कर सकता है? क्या काबुल में अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका या नाटो देशों से मदद ले सकता है? सवाल कई हैं जिन पर सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की ओर से। देखिए, भारत की दृष्टि से भी और पूरी दुनिया की भी दृष्टि अफगानिस्तान पर है। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत ने लगातार अपने जो हमारे लोग थे, राजनयिक थे, उनको हमने वहां से वापिस बुलाया है। भारत के लिए दूसरी चिंता ये भी है कि जिस काबुल धमाके में ISIS खुरासान का नाम आ रहा है, उसकी पाकिस्तान में गहरी जड़ें हैं। वही पाकिस्तान जो दशकों से आतंकी संगठनों और आतंकियों को पालते पोसते आया है। अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी इशारों में पाकिस्तान को धमाकों का गुनहगार ठहराया है। हमारे पास अभी जो सबूत हैं, उनसे पता चलता है कि IS के सदस्यों से जुड़े तालिबान और खासतौर पर हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जो अभी काबुल में सक्रिय हैं। तालिबानी ISIS के साथ अपने संबंध को खारिज करते हैं, लेकिन ये कुछ उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान तालिबान के क्वेटा शूरा से करता है। तालिबान ने अपने स्वामी से बहुत कुछ सीख लिया है। वो उनकी भूमिका पूरी दुनिया जानती है। आतंकवाद में निश्चित रूप से उनका हाथ है। अभी अफगानिस्तान ने भी इस तरह की बातों को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। तो वो जो लोग आतंकवाद के माध्यम से पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके बारे में सभी लोग समझ रहे हैं। और हमारी, जहां तक हमारे देश की बात है, हमारा देश पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। हम हर चुनौती से निपटने में कारगर सिद्ध होंगे। खुद अफगानिस्तान के अमरुल्लाह सालेह मानते हैं कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि तालिबान सरकार में हिस्सेदारी निभाने वाले हक्कानी नेटवर्क की पैदाइश ही पाकिस्तान से है। ये लोगों के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, बल्कि तालिबान को बनाने वाले यही ISI है और ISI पहले पहुंच गई। मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान आने से पहले ही जो ISI चीफ हैं वहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान का बहुत इम्बोल्डन हो गया है, ख़ासतौर से जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के लिए चुनौती दो तरफा है। एक तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना, और दूसरा पाकिस्तान की आतंक नीति और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को हिंदुस्तान में खुराफात करने से रोकना। हालांकि सरकार का दावा है कि वो हर मोर्चे पर तैयार है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
अफगानिस्तान में 13 देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत, अमेरिका समेत कई मुल्कों को यह बड़ा झटका लगा है, लेकिन आपको बता दें दिन में 12 बजे के बाद से लगातार वहां पर ऑपरेशन एक बार फिर से जारी है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित पूरी तरह से वापस लाए जा सके। लेकिन अब यहां से आगे क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निशिकांत ओझा जो कि एडवाइजर हैं काउंटर टेररिज्म के वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्ट्रॉन रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अफगानिस्तान मामलों के आप जानकार भी हैं। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ लगातार काफी लंबे अरसे से इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप सिन्हा जो कि फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं। आपके साथ भी चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही हमारे कमर चीमा जी आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ, और काबुल से हमारे संवाददाता इजातुल्लाह अहमद इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले काबुल का ही हम रुख कर लेते हैं। इजातुल्लाह, अभी हालात वहां पर कैसे हैं? क्या ऑपरेशन लगातार जारी है? जिन लोगों को निकालने का काम अमेरिका, भारत समेत तमाम दूसरे मुल्क कर रहे हैं, अभी वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? जरा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। हेलो सलाम। हालात जो इस वक्त भी है काबुल नेशनल एयरपोर्ट में बहुत खराब है। और ताज़ा जो खबर है, ब्रितानिया के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस निकालने का, अफगानों का निकालने का जो इस सिलसिला है ये भी रुक गई है। उनको कहने पर कि उन्होंने जिस सिलसिला स्टार्ट हो गई थी, अभी तक उन्होंने 13,700 अफगान लोगों का निकाल गया है। लेकिन अभी भी काबुल नेशनल एयरपोर्ट के आसपास हालात बहुत ख़राब है। और इस ब्रितानिया खबर के आफ्टर लोग भी डर रहे हैं और एयरपोर्ट के नज़दीक नहीं आ सके। और उधर पे जो तालिबान सिक्योरिटी का मसूलियत उन दोष पर है, उन्होंने भी ये कहा है इस लोगों के लिए कि एयरपोर्ट के नज़दीक नहीं आ सकते क्योंकि अभी भी है और हालात खतरा बना अभी हुआ भी है। और लगातार इस बारे में अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो लोगों को सतर्क भी कर रही हैं। और हमले के बाद किस तरह के हालात पैदा हुए उसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। एक बार फिर से दिखाइए वो तस्वीरें कि किस तरह के हालात इस वक्त काबुल में पैदा हो गए हैं। लाखों की तादाद में लोग अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन अब दहशतगर्दी का आलम वहां पर इस कदर छाया हुआ है कि डर और दहशत का माहौल भी इन लोगों में है। कितनी तादाद में अभी भी काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास लोगों की मौजूदगी है? और चूंकि एक और अलर्ट सामने आया है कि अभी भी आतंकवादी लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं, वहां पर हमले कर सकते हैं। ऐसे में एहतियातन किस तरह की सुरक्षा देखी जा रही है, इसका छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे इजातुल्लाह। अभी भी 1000 लोग हैं एयरपोर्ट के आसपास, बहुत ज्यादा लोग हैं क्योंकि जिस लोग वहां पर आए हैं और उन्होंने ज्यादा दूर प्रोविंसेस आए हैं, कुछ दिनों के लिए इधर वेट भी करता है उन्होंने। लेकिन इस सिचुएशन भी उन्होंने के घर छोड़कर आए हैं, उन्होंने भी चाहते हैं कि देश छोड़कर कहीं जा रही है। लेकिन इस सिचुएशन पहलन काबुल एयरपोर्ट में गए बहुत दर्दनाक है और अफसोसनाक है। सिचुएशन बहुत खराब तरफ से जा रहे हैं और तालिबानों का कहने पर और अमेरिका का कहने पर और लोग भी उन्हों के कहने पर हालात खराब हो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी हमले से भी लोग डर रहे हैं, यानी एहतिमाल लोगों भी है के भीतर चारों तरफ से डर और दहशत का माहौल है। इजातुल्लाह अहमद मेरे सहयोगी इस वक्त काबुल में ही मौजूद हैं और वहां से ये जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधे आपका रुख करते हुए उसके बाद कमर चीमा में आपके पास आऊंगी, चूंकि जैद सरगना ने तालिबान से मुलाकात किया और मसूद अजहर ने तालिबान से मदद मांगी है। बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में हमलों के लिए तालिबान से मदद मांगी गई है। इस पर मैं जवाब आपका लूंगी और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन आपकी ये मुस्कुराहट न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस समय बहुत चुभेगी। कमर चीमा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी सबसे पहले ये बताइए, अफगानिस्तान में काबुल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की अब इस हमले के बाद किस तरह की कोशिश की जा रही है? कितना वक्त लगेगा, कितने लोग फंसे हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहूंगी। सुधांशु जी।
विदेश मंत्री ने जिस प्रकार से कल सर्वदलीय बैठक थी उसमें इस विषय की जानकारी दी कि भारत सरकार की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वहां पर फंसे हुए लोगों को किस प्रकार वापस लाया जाए, और उसमें ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 6 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। काफी लोगों को निकाला जा चुका है, परंतु अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब जो कल का घटनाक्रम हुआ, इसके बाद काबुल एयरपोर्ट भी एक प्रकार से जिसे कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक की स्थिति में आ गया है। तो भारत को उसके लिए कुछ न कुछ और नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो केंद्र सरकार इस विषय पर परिस्थिति पर एक सतर्क निगाह रखे हुए है और इन विपरीत परिस्थितियों में क्या वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं इसके बारे में भी विचार करेंगे। क्योंकि एक और बात थी कि जब भारत सरकार ने अपने लोगों को निकाला है तो उसके साथ साथ कुछ अन्य देशों के नागरिकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। अफगानिस्तान के भी नागरिक आए थे। परंतु कल के बाद के घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए यहां कई सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो कि इन विषयों को समझते होंगे। ये जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में बदलाव आया है, अब आप देखिए कि एक कट्टरपंथी जो ताकत थी तालिबान, वो सत्ता में आई। अब जिसने हमला किया उसका वो कह रहे हैं कि तालिबान वाले कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। यानी अब दो कट्टरपंथी गुटों में संघर्ष शुरू हो गया, सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई और सीधे हिंसात्मक दौर। वो इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। और पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान हैं वो जिस ढंग से मुस्कुरा रहे थे, जनाब अभी मुस्कुरा लीजिए, मगर आप समझिए आप आगे जाकर क्या सोचेंगे। आप ISIS के साथ हैं या तालिबान के साथ, और आप दोनों के बीच में साबुत रहेंगे ये भरोसा मत रखिएगा। क्योंकि अपने यहां एक कबीर का दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बते न कोई। तो ये मत सोचिएगा कि आप इस समय बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं कि एक तंजीम आपके साथ है दूसरी आपके खिलाफ हो जाएगी। और ये मत सोचिएगा कि भारत के लिए समस्या होगी। भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, चुनौती आपके दरवाजे पर है और वो आग आपके दरवाजे तक पहुंचने की गुंजाइश ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस हालात में भारत को जितनी चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान को उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। लेकिन असर तो इन लोगों पर कोई पड़ता नहीं। कमर चीमा जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अब ISIS के तार भी जो उसका मुखिया है वो पाकिस्तान का नागरिक है और जैश का मुखिया अब तालिबान से मदद मांग रहा है ताकि वो भारत में अस्थिर माहौल पैदा कर सके। ऐसी स्थिति में आप लोग कहां खड़े हैं? पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा? कमर चीमा जी, आपको अंदाजा है इस बात का कि आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और आपकी यहां पर मुस्कुराहट निकल रही है। देखिए मैडम देखिए, ये भारत की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से भी जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी होती है या वहां पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका ये ताना बाना मिलाया जाए कि वे पाकिस्तान में है। लेकिन दुनिया आपकी बात नहीं सुनती। हमें इस परेशानी की समझ है और मुझे अंदाजा है कि कितना मुश्किल होती है जब भारत इतनी कोशिश करता रहता है। वो सब छोड़िए कमर चीमा जी, जो काबुल में हमला हुआ है उसके तार तो आपसे जुड़े हैं ना? पाकिस्तान का रोल है ना उसमें? क्योंकि ISIS का चीफ पाकिस्तान का नागरिक है या नहीं है ये बताइए। मेन मुद्दे पर आइए, उसका चीफ पाकिस्तान का नागरिक है या फिर नहीं है? मैडम मेरी बात सुने, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें आपकी दाल नहीं गलने वाली। हमारी कोशिशों से कुछ नहीं होता। सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। हमारी कोशिशें अपनी जगह हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है हम। कमर चीमा जी, आप अपना देखिए, अपने घर का देखिए। दूसरों के लिए जो जड़े, सुनिए ना सर, दूसरों के लिए गड्ढे जो खोदता है वो उसी में गिरता है धड़ाम से। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आप निंदा करने के बजाय यहाँ पर आप TTP को दहशतगर्दी की फंडिंग क्यों करते हैं कि पाकिस्तान में हमले करवाएं? आप दुनिया में क्यों अमन नहीं आने देते? आ गए आप अपनी ही लाइन पर। एक लाइन रट कराएंगे और उसके बाद यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी निंदा कीजिए ना। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, दुखद है। अभी कमर चीमा ने ये कहा जी, सुधांशु चित्रा जी देखिए, कमर चीमा ने अभी ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ दिखाई पड़े। अरे जनाब, बांग्लादेश, अब काबुल में जब कुछ साल पहले धमाके हुए थे, सार्क समिट में अफगानिस्तान की सरकार ने एलानिया कहा था कि हमारे यहां आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। चलिए वो अलग बात। ढाका में जो अटैक हुआ था 2 साल उनकी बात हो जाए एक बार कमर चीमा, सीधे बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने कहा। और सुनिए, अपने अपने टर्म पे बोलिए कमर चीमा साहब, मैं आपको केवल एक हकीकत बता रहा हूं, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। और सुनिए, कोलंबो में जो चर्चेस पे अटैक हुए, कोलंबो में चर्चेस पे अटैक हुए, श्रीलंका की सरकार ने कहा इसमें पाकिस्तानियों का हाथ है, चुन चुन कर पाकिस्तानियों को बाहर धैर्य दिखाइए। कमर चीमा प्लीज, कमर चीमा एक बार सुनने का भी धैर्य दिखाइए। ठीक है,
आतंकवादियों को पालने पोसने वाले लोग इस तरह की बातें नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अब मैंने आपको बांग्लादेश और श्रीलंका और अफगानिस्तान। सुधांशु जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, अब देखिए, जो मैंने आपसे कहा, जिस समय कोलंबो में चर्चेस पर अटैक हुए थे, श्रीलंका सरकार ने ओपनली कहा कि इसमें पाकिस्तानियों का हाथ है और चुन चुनकर पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकाला। क्या इसमें कोई इसके कोई बचने की गुंजाइश? और तो और, अरे आपका सबसे बड़ा हमसफर हमसाया चाइना, चचा शी जिनपिंग, 2016 ग्वांगझू समिट, जहां मीडिया में रिपोर्ट आई कि उन्होंने कहा कि समिट से 2 महीना पहले से 6 देश ऐसे हैं जिनके कि नागरिकों को कोई होटल अपने कमरे में जगह नहीं देगा, उसमें से पाकिस्तान भी एक था। अब आप बताइए, जब आपकी चाइना की नजर में यह हालत है और अमेरिका, जिससे आप दूसरा हमेशा कटोरा लेके खड़े रहते हैं, वहां तो हिलेरी क्लिंटन पहले ही बोल चुकी है कि पिछवाड़े में आप सांप पालेंगे और सोचेंगे कि वो पड़ोसी कोई डसेगा, ऐसा नहीं होता, वो कभी आपको भी डस लेगा। जब पेशावर पे आपके स्कूल पे दुखद हमला हुआ था, जिसके लिए हम लोगों ने भी दुख व्यक्त किया था, और आज आप कमोबेश वही करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि पिछवाड़े में सांप पाल लेंगे और वो केवल पड़ोसी को डसेगा। ये तो मैंने उदाहरण आपको वो दिए, 5-6 अलग अलग देशों के उदाहरण दे दिए। इसमें भारत का रोल कहां है? आपको तो अपनी जो इंटेग्रिटी है खुद साबित करनी है, खुद में सुधार लाइए कमर चीमा जी। दुनिया भर की नजरें इस बात पर है, बाकी मेहमानों का मैं कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, आपकी बात हो गई कमर चीमा, लेकिन 100 लोगों का मारा जाना काबुल एयरपोर्ट के बाहर दुर्भाग्यपूर्ण है या फिर नहीं है? एक बार भी आपके मुंह से मैंने नहीं सुनी ये बात, और बैठकर यहाँ पर दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आप समझ गए, मैं आपकी बात अपनी ही राह गलापेंगे। मैं सीधे सुशांत सरीन जी और बाकी मेहमानों के पास आते हुए समझ गए मैं आपकी बात, आप नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे फिर आपका भी हश्र क्या होगा, दुनिया इसको तय करेगी। सुशांत सरीन जी, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति बनी हुई है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तालिबान की ओर से इन आतंकी हमलों की निंदा की गई है, उसकी इन बातों को किस तरीके से देखा जाए? नहीं, मेरे ख्याल वो तो निंदा की गई है। आज से चंद दिन पहले तक तो तालिबान भी ये हमले कर रहे थे, कर नहीं रहे थे? बिल्कुल। तो इनके और आईएसआईएस के बीच में क्या फर्क है? मैं तो चित्रा जी कितने वर्षों से कहते रहा हूं, और ये अमरीकियों की और ये पश्चिमी देश जो हैं, एक लिहाज से ये भी बड़े एक नंबर के शैतान हैं। इन्होंने ये एक फिक्टिशियस, एक मनगढ़ंत एक डिस्टिंक्शन बनाई है तालिबान के बीच में और आईएसआईएस के बीच में। ऐसा कौन सा बर्बरता का काम है जो आईएसआईएस करता है जो तालिबान ने नहीं किया? औरतों के साथ जो ट्रीटमेंट आईएसआईएस का है, क्या वो तालिबान का नहीं है? जिस तरीके का जाहिलाना रवैया आईएसआईएस का है वो तालिबान का नहीं है। और आईएसआईएस अफगानिस्तान में है कौन? ये सारे के सारे पाकिस्तानी और अफगान ही तो है उसमें, और है कौन उसमें अंदर? कोई सीरिया या कहीं और किसी और दुनिया के कोने से थोड़ी वहां पर लोग आए हुए हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी है। और इसमें देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरी रीडिंग लिस्ट दे देता हूं। इसमें यूएन के दस्तावेज हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेख लिखे गए हैं, पेपर लिखे गए हैं कि कैसे आईएसआई, हक्कानी नेटवर्क और ये जो आईएसकेपी है, इनके आपस में तार जुड़े हुए हैं। ये लिखित प्रमाण है, इसके यूएन की रिपोर्ट्स है इसके ऊपर। अब ये चीमा जो है, ये पता नहीं जाहिल क्यों आप इसको लेके आते हैं बार बार, लेकिन ये तो झूठ बोलेगा, पाकिस्तानी है तो झूठ के अलावा और क्या बोलेगा? ठीक है, लेकिन जो असलियत है, और दुनिया भर में ये चीज है, लेकिन अमरीकियों की अपनी मजबूरियां हैं, और उन्होंने उनके अंदर भी अहमकाना लोगों की कमी तो नहीं है। अमरीकियों के अंदर राष्ट्रपति से लेके नीचे तक अहमक ही अहमक भरे हुए हैं, तो वो भी इसमें अब वो बोलते हैं कि तालिबान हमारे पार्टनर बन जाएंगे। भाई, कल तक तुम लड़ाई कर रहे थे, आज बोल रहे हमारे पार्टनर बनेंगे। बड़े अजीब लोग हो। तो तुमने सबको चने के झाड़ के पीछे लगाया हुआ था। और ये एक, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना रेड हेरिंग, ये एक रेड हेरिंग है। अब सडनली अलकायदा भी आपको पीसफुल नजर आने लग गया कि बड़ा मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब सब लोग मिलकर आईएसआईएस के पीछे पड़ेंगे, और जिस दिन सब लोग मिल जाएंगे उस दिन आईएसआईएस गायब हो जाएगा, आईएसआईएस बचेगा ही नहीं अफगानिस्तान में, क्योंकि वो इन्होंने आईएसआई वालों ने खड़ा किया हुआ है। वो आईसिस के पर पूरा का पूरा अपना फोकस। लेकिन यहां पर मेरा सवाल सुशांत जी ये था कि 100 चूहे खाकर तालिबान हज को चला, उसकी स्थिति तो ऐसी ही है जिस तरह से वो निंदा कर रहा है। कल तक तुम यही काम करते थे और आगे भी यही करोगे, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्यों बात कर रहे हैं? आपके प्रोग्राम में कमर चीमा नहीं बैठा हुआ जो बोल रहा है कि आप दहशतगर्दी प्रमोट कर रहे थे? सारी की सारी दुनिया भर में दहशतगर्दी इनके यहाँ से निकलती है, और ये दुनिया भर को ब्लेम करते रहते हैं। ये तो ये लोग हैं क्या? तो ये आदमी है?
इस पागल इंसान को समझ नहीं आती। प्लीज कमर चीमा जी एक सेकंड अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। कमर चीमा को ऑडियो डाउन कीजिए। यहाँ पर एक सेकंड सर, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आप चुपचाप यहाँ पर बैठिए कमर चीमा, क्योंकि आपको सुनना चाहिए कि आपके देश के भीतर इस वक्त आतंकवाद को सुनिए। एक सेकंड कमर चीमा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप बैठिए यहाँ पर सुनिए, क्योंकि एक्सपर्ट यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। और काबुल में जो लोग मारे गए हैं ना, एक सेकंड सुनिए, उसमें एक भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, लेकिन हमारी उतनी ही संवेदनशीलता है उन तमाम लोगों के साथ जिसकी भी वहां पर डेथ हुई है। और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पनपे, इसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं आप लोग और यहाँ पर बैठकर अपनी बात बोलते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हुए। चुप रहिए कमर चीमा। दिलीप सिन्हा जी, मैं आपका रुख करते हुए, दिलीप सिन्हा जी, यहाँ पर सवाल यह है, अमेरिका की ओर से जितनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई उसका खामियाजा बहुत सारे लोग और मुल्क इस वक्त भुगत रहे हैं, लेकिन सबके बीच जो बाइडेन का जो बयान सामने आया है वो भी महत्वपूर्ण है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि हम चुन चुनकर मारेंगे, ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे। उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? लेकिन इसी की पैरेलली तालिबान को लेकर उनकी ओर से एक शब्द नहीं कहा गया है। अमेरिका ने ये जो किया है वो तालिबान के साथ समझौता करने के बाद किया। समझौता आज से 1.5 साल पहले हुआ था और तालिबान को निमंत्रण दिया अमेरिका ने सत्ता लेने का। अमेरिका की सहानुभूति तालिबान के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी रही है। पिछले 20 वर्षों में कई अमेरिकियों ने कहा है कि तालिबान की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में हैं। यहाँ तक कि अलकायदा का जो प्रमुख था उसामा बिन लादेन, वो तो पाकिस्तान के एबटाबाद जो एक फौजी शहर है उसमें आराम से बैठा हुआ था, वहां घुस के अमेरिका ने मारा। लेकिन अमेरिका की ये नीति रही है कि पाकिस्तान को हमेशा या तो शरण देते रहें या उस पर अपना वर्चस्व रखें। इसी से पाकिस्तान को इतना हौसला मिलता है, इतना उसका उत्साह बढ़ता है। अब ये पाकिस्तान की गलती है और ये बाकी देश का, विशेषकर इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। जैसा कि लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप तो पाकिस्तान के सारी पड़ोसी देशों ने लगाया है, ईरान ने लगाया है, चीन ने लगाया है, तजिकिस्तान लगाया है, भारत तो लगाता ही रहता है। तो ये सारी दुनिया जानती है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ही जड़ें हैं तालिबान की भी और ये आईसिस जो इस्लामिक स्टेट जो जिसने दावा किया है इस आक्रमण का, उसकी जड़ें भी वहीं पर हैं। इसलिए अब यह अमेरिका की नीति समझना बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसी हालत में छोड़ दिया है और उन्हीं लोगों के हवाले छोड़ दिया है जिनसे अमेरिका ने उन्हें बचाया था और बचाने का आश्वासन दिया था। अब वो समाप्त हो चुका है, अमेरिका जा रहा है बाहर। अब जो बाकी देश हैं इस इलाके के, उन्हें समझना होगा कि वो क्या करें, क्या कार्रवाई करेंगे। भारत को पहले अपनी सुरक्षा देखनी है, बिल्कुल अन्य देशों से बातचीत करनी होगी और उसके बाद इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई करनी होगी, उसमें पाकिस्तान का सहयोग होना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान तो स्वयं ही इन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। इसमें जो सबसे बड़े विक्टिम जो इसके होंगे वो है अफगानिस्तान के लोग जो मारे जा रहे हैं, जो बेचारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे धमाके हो रहे हैं, बाहर निकलते हैं तालिबान उन्हें पकड़ते हैं। और ये जो 2 लोग थे जो बातचीत करना चाहते थे, करजई और अब्दुल्ला, अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वो बेचारे काबुल रुक गए थे, अशरफ गनी तो भाग गए वहां से। ये दोनों रुक गए कि तालिबान से बातचीत करेंगे, अब बातचीत करें और हाउस अरेस्ट में है। यही परिस्थिति है। ये महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान का रोल अब यहां से अपने नागरिकों और अपनी सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए। मेजर जनरल संजय जी, अब मैं आपके पास आते हुए, चूंकि ब्रेक पर जाना है, मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप अपनी बात रखें। हिंदुस्तान अब यहां से आगे क्या करे, क्योंकि कल रात की परिस्थितियों के बाद क्या भारत को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और आगे किस तरह की संभावनाएं और चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं? देखिए, हिंदुस्तान की अभी टॉप प्रायोरिटी तो है कि जो अपने नागरिक हैं वहां से निकालना और साथ ही जो अफगान्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की मदद की है उनको निकालना, और वो हो रहा है। जहां तक चुनौतियों का सवाल है हमारे देश के लिए, आपको पता है कि सारे वेपन्स इनके हाथों में आ चुके हैं, पर मैं अभी बात करता हूं कि इन्फेंट्री जो छोटे हथियार हैं, खासकर M4 हथियार और नाइट सर्वेलेंस डिवाइसेस, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नाइपर राइफल, ये सब इनके हाथ में है। अब मैं आपको स्नाइपर राइफल का ये बताऊंगा, इनकी टैक्टिक्स ये रहती है और ये पाकिस्तान करती आ रही है कि इंडियन बॉर्डर्स पे ये स्नाइपर बुलेट्स को आगे से काटती है, तो जब वो जाके किसी को लगती है तो वो पूरा चीरती है। और ये मैंने ऐसा देखा हुआ है कि वो थ्रू एंड थ्रू नहीं घुसती है, मतलब उसको बिल्कुल फाड़ देती है। तो एक तो ये करेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट से
और जो ये नाइट विजन डिवाइसेस से है और छोटे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इससे इनको थोड़ा मदद मिलेगी इन्फिल्ट्रेशन के दौरान। लेकिन इनको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा काउंटर सर्वेलेंस ग्रिड है, काउंटर इंटेलिजेंस ग्रिड है, काउंटर डिप्लॉयमेंट ग्रिड है, वो हमारा अव्वल दर्जे का है। तो मेरे को लगता है हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तालिबान का राज, आतंक का आगाज, इस विषय को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक के बाद एक बम धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 108 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 95 अफगानी नागरिक शामिल हैं। अब यहां से आगे क्या? इवैक्यूएशन कई देशों की ओर से बंद किया जा रहा है। स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। सबके बीच खबर यह भी है कि फिर से आतंकवादी वहां पर कल की तरह वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हुए डॉक्टर निशिकांत ओझा, अब मैं आपका रुख करते हुए, स्ट्रैटेजी दुनिया को बदलनी होगी। जितने भी मुल्क इस वक्त लगे हुए हैं अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए, किस तरह की परिस्थितियां बनते हुए आप देख रहे हैं? और साथ ही जो बाइडेन की ओर से अगर तालिबान का नाम नहीं लिया गया है, ये जो बम धमाके कल हुए हैं, इसके मतलब और मायने क्या समझे जाएं? डॉक्टर निशिकांत। चित्रा, आज के समय में जो है, आज की करंट स्टेटस है काबुल में, जो ये हमला हुआ था, इसमें इस्लामिक स्टेट खोरसन ISIS के ने किया था। और तालिबान, मैंने पहले भी बताया कि तालिबान का जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक अफगानी तालिबान है, एक पाकिस्तानी तालिबान है। पाकिस्तानी तालिबान को अगर हम और इसको स्ट्रक्चराइज करें तो अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो बेसिकली वर्क करते हैं अगेंस्ट इंडिया से, वो एक्टिव होते हैं। तो अगर आज आप देखें, सिचुएशन वहां पर डाइसी है, लेकिन 11 या 12 तारीख के आसपास, आज मॉर्निंग में भी मेरी एक तालिबान पीस स्टॉक के मेंबर रहे, उनसे बात हुई थी, तो 11 या 12 के आसपास वहां पर कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन तालिबान खुद कंफ्यूज हो गया है। कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जो तालिबान को खुद ने डिस्टर्ब कर दिया और उसमें एक दो ग्रुप उनके अगेंस्ट काम करने लगे। आपने कुछ दिन पहले भी वीडियो में देखा होगा कि कुछ लेडीज हैं वो गन्स लेके मार्च कर रही है, फ्लैग लेके मार्च कर रही है। तो ये चीजें पेंट्रेट हो रही हैं वहां पर। अगर आज के समय बात करें मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, तो वो भी थोड़े से कंफ्यूज देखे जा रहे हैं। लेकिन ये कि इन सब पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम कहें तो तालिबान का पूरी तरीके से वहां पर वर्चस्व नहीं बन पाएगा। और जहां तक यूएस की बात है, यूएस की आर्मी ऑलरेडी तालिबान के साथ इंटेलिजेंस पे काम कर रही है और हो सकता है जैसे इवैक्यूएशन ये पूरा होगा, आज के समय में 800 के आसपास, 700 से 800 लोग और हैं यूएस आर्मी के जो वहां पर अभी इवैक्यूएट करने जाना है। तो ओवर द हॉरिजन का पूरा स्टेटस बनता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस आर्मी एक्टिव होगी और वहां पर ड्रोन्स या एयर स्पेस के साथ हमले होंगे। इट इज डेड एंड श्योर, क्योंकि यूएस विल नॉट सिट लाइक दैट। जिस तरह से उसने इंटेलिजेंस के साथ काम करना चालू कर दिया है वहां पर, लेकिन बस वो एक मौके का, और मतलब अगर आप बात देखें एक सिचुएशन की नजाकत को देखते हुए वो चाह रहा है किसी तरह से हमारा इवैक्यूएशन पूरा हो जाए और जो जो लोग हैं जहां से इवैक्यूएट होकर जाना चाहें। तो आज सुबह जो मेरी बात, उससे मुझे साफ तरीके से समझ में आ गया कि अकेले तालिबान वहां पर रूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अंदर 3 ग्रुप ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं अलग अलग प्रोविंस के अंदर। तो सिचुएशन इज लाइक दैट। और लेकिन बस अगर आप इंडिया का समीकरण देखें तो ये एक ऐसा टाइम है कि इंडिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और इसी वजह से भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। कल भी हम सबने देखा था, सर्वदलीय बैठक के बाद भी कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई थी जो ये कहा जा सके तालिबान को लेकर हिंदुस्तान ने अपनी क्या स्ट्रैटेजी तय की है मौजूदा वक्त में। जल्दी से सुधांशु जी मैं आपके पास आते हुए, उसके बाद कमर चीमा, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हमारे बैठे हुए हैं सबका निशाना पाकिस्तान की ओर है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी धरती का इस्तेमाल करता है। और अब तो आपको और मौका मिल गया है। पीटीआई के नेता कह रहे हैं कि कश्मीर छीनकर तालिबान हमको देगा, इस तरह का प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन इतने खुश होने की जरूरत नहीं है कमर चीमा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी आपको गहरी समझ है, अभी तो अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया है कि हालात अगर इसी तरह से रहे तो हम अपने और सैनिक भेज सकते हैं कल की स्थिति के बाद। ऐसे में हिंदुस्तान के मद्देनजर आगे अब अपने कदम, क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों ने अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है हिंदुस्तान के फोन लाइन के जरिए, तो फिर उनको लेकर आना, सुरक्षित बाहर लेकर आना और 31 तक की ये जो डेडलाइन है अभी फिलहाल, उसके मद्देनजर भारत सरकार क्या करने जा रही है आगे? देखिए, जैसा भी निशिकांत जी ने बोला कि वहां पर तालिबान के अंदर ही 2-3 गुट हैं। अब आपने ये भी देखा कि एक दूसरा आतंकवादी गुट सक्रिय हो गया है। कुछ कुछ वैसा समझिए कि जैसे कि 2 गैंग्स के बीच में गैंग वॉर होती है,
तो उसमें से कोई भी कानूनन नहीं होता है, सबने एक दूसरे का गैर कानूनी मामलों में सहायता ली होती है। तो कोई ये सोचे कि एक का वर्चस्व हो गया तो दूसरा उसको कानूनन मान लेगा, यह संभव नहीं है। इसलिए वहां पर अब यह लड़ाई और भयानक और विद्रूप चेहरा धारण कर सकती है। इसीलिए भारत सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो या स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तब किस प्रकार से उन लोगों को निकालना, ये अपने आप में परिस्थितियों को देखते हुए और उनके अनुसार जो बदलाव आएगा उसके ऊपर नजर रखते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना होगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है इसने अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित कर दी है। अमेरिका की विदेश नीति या यूं कहें जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो अमेरिका को लगा है कि आज बताइए उनके 13 सैनिक मार दिए गए और उसके बावजूद वो साफ साफ किसी का नाम लेने से इनकार कर रहे हैं। तो चीमा साहब को समझ लेना चाहिए, जब अमेरिका की स्थिति यह है तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, और जब उनके यहां अंदरूनी संघर्ष इस सीमा तक आगे बढ़ा हुआ है तो इसके आगे का हश्र क्या होगा, यह भली भांति समझना होगा। और अगर वो ये नहीं समझे तो आप समझ लीजिए कि आपके दरवाजे पर जो आग है उसकी जद में आप नहीं आएंगे, ये सोचना मुगालता है। कमर चीमा जी, आपकी ही जो महिला जर्नलिस्ट हैं, हमारे चैनल पर बैठकर उनकी ओर से कहा गया है कि न जाने किस बात का जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, न जाने क्यों तारीफ करते हुए तालिबान के नजर आ रहे हैं हमारे हुक्मरान। वो बहुत दर्द में है। आप लोगों को अंदाजा है कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं मौजूदा वक्त में? कमर चीमा, आपको आवाज मिल रही है? सवाल दोबारा कीजिएगा। आपको पता है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना या अपने ही देश में उसको पालना पोसना खुद आपके लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है? या अपने चरित्र से बाज नहीं आएंगे आप लोग? कमर चीमा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है। सुशांत सरिंग जी, अब यहां से हिंदुस्तान के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब भारत को भी अपने हितों, अपनी सामरिक सुरक्षा, अपने बॉर्डर्स, क्योंकि अब आतंकवादी गुटों की ओर से तालिबान से मदद मांगी जा रही है, कहते हुए कि कश्मीर पर आप हमारी मदद कीजिए। ऐसे में कई मोर्चों पर हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां यहां से खड़ी हो जाती हैं। नहीं, मेरे ख्याल हिंदुस्तान के लिए जो चुनौती थी वो तो काफी अरसे से है, और हमारी दुश्मनी जो असली है वो तो पाकिस्तान के साथ है, और हमारे साथ दुश्मनी पाकिस्तान ही है, और उसको हमारे को संभालना पड़ेगा, और उसके लिए जो चीजें करनी पड़ेंगी वो करनी पड़ेगी। तो एक तो आपको आंतरिक तौर पर, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि आपको जो सुरक्षा का अपना चक्रव्यूह है उसको और मजबूत करना पड़ेगा, उसको और तगड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो रिटेलिएशन कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर आप ये सिर्फ डिफेंसिव लड़ाई ना लड़िए, आप ऑफेंसिव पे भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए जो ज्यादा बड़ी एक जो खतरे की घंटी है वो ये है कि मेरे ख्याल अब अमेरिका के साथ जो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा कोई एक समझौता हो जाएगा या कोई अलायंस बनेगा, वो मुझे अब लगता नहीं है बनेगा, क्योंकि मेरे ख्याल अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा करना जो अब होने वाला है, अगर वो एक्चुअली होता है तो फिर अमेरिका के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर आप जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बनेंगे उसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ने की चाहेंगे, क्योंकि फिर ये क्वाड वॉर तो बेमानी बात हो जाएगी। उसके बाद अगर अमेरिका तालिबान का समर्थन करेगा और अलकायदा को अपना अलाई बनाएगा तो फिर तो इनके साथ क्या आप आगे बात करेंगे, अमेरिकियों के साथ या किसी भी और देश के साथ जो ये काम करता है। ये अपने आप तो मेरे ख्याल ये हमारे लिए शायद एक चुनौती बने आगे चल के। बिल्कुल। मेजर जनरल संजय, अब मैं आपका रुख करते हुए साहब, यहां से बड़ा सवाल देखिए, अभी तो तमाम लोगों को रेस्क्यू, लेकिन इसी में खबर आई है ब्रिटेन इवैक्यूएशन बंद कर देगा, स्पेन ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया है, कई दूसरे देश भी इस तरह की स्ट्रैटेजी आगे के लिए बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका वहां पर डटा हुआ है और साथ ही हिंदुस्तान, चूंकि हमारे भी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन इन सबसे इतर एक और महत्वपूर्ण सवाल वो ये हो जाता है कि जिस तरह की सोच अमेरिका या उस जैसे देश रखते हैं, तालिबानी शासन को क्या वो मान्यता देंगे, और अगर वो मान्यता देते हैं या फिर नहीं देते हैं, उसके बाद की परिस्थितियां भी बहुत कुछ बताएंगी कि अब तालिबान को लेकर या वहां के शासन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहां पर भी हिंदुस्तान के लिहाज से मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसी स्थितियों में। देखिए, दो मुद्दे हैं।
पहला मुद्दा, आपको उभरती हुई सिचुएशन कैसी लग रही है? मेरा तो असेसमेंट ये है कि ये जो अभी कल भी अटैक हुआ है, ये यूएस के ऊपर हक्कानी और आईएस के, और मैं तो बोलूंगा तालिबान, मेरे जो वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं सब बोलते हैं तालिबान इस अटैक में शामिल थी। ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यूएस के ऊपर प्रेशर की आपको हमको सीरियस लेना चाहिए। आपको हमें एड वगैरह बंद नहीं करनी चाहिए। पर जहां तक मेरे को लगता है जो अभी हालात हो रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये समझनी है कि वो जो पश्तून्स है दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के, ये पाकिस्तान ने ही मैनिपुलेट किए हैं, इनको बर्बाद किया हुआ है, इनको आपसी लड़ाई करा के रखा हुआ है। पर एक अच्छी बात यह है, मैं तो आपको बता रहा हूं, जब मैं वहां पर था तकरीबन 3 साल, मैंने एक चीज देखी और मैं बहुत पश्तून से मिला हूं। सबका ये कहना है कि अब उन्हें पता चल गया है कि ये पाकिस्तान इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको बर्बाद कर रहा है। और आज की तारीख में 60 to 70% पश्तून्स वो इनको हिट करना चाहते हैं, और वो वक्त आएगा, हो सकता तालिबान और ये सारे मिलके ही इनको अटैक करेंगे। तो इसीलिए वो मैं चेतावनी इनको दे रहा था, जो ये बोल रहे हैं कि हम बार बार इंडिया और ये अपना ब्लेम नहीं लेने को है। इन्होंने बहुत मैनिपुलेशन कर ली है पूरी वर्ल्ड में, अभी वर्ल्ड इनकी मैनिपुलेशन नहीं देखेगी। और जहां तक अभी हालात उभरने वाले हैं, हालात और ही खराब होंगे। ये तालिबान के अंदर इतने स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, 20 to 24 तो इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, इनकी आपस में नहीं बनेगी। हक्कानी है, आईएस के इतने ग्रुप्स हैं, और वो वहां पर जो फॉरेन टेररिस्ट घूम रहे हैं, किस किस कंट्री के घूम रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। फाइनली इनके पास रिजॉर्ट क्या है, इनको पता है सारी जड़ें पाकिस्तान में आ रही है। तो मेरे को लगता है कि ये शायद और करेंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है। ये जो पश्तून है वो वहां तो भी यूनाइट होने वाले हैं। ऐसे में फिर पाकिस्तान को सबक, कमर चीमा जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मतलब पाकिस्तान का क्या किया जाए? आतंकवाद को फलने फूलने क्यों देता है पाकिस्तान? आतंकवाद को बढ़ावा क्यों देता है पाकिस्तान? कब सुधरेंगे आप लोग? कब सुधार आएगा आपके खुद में? जहां कहीं भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं या आतंकवादी इस तरह के हमले होते हैं, सबके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को कि किस तरह का मुल्क बनाकर रखा है आपने? देखें, भारत को शर्म नहीं आती कि एक सेकेंड, ये आईसिस के का चीफ फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं है? ये फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है या नहीं है? मेन मुद्दे पर आइए, ये बताइए पाकिस्तान का नागरिक है या फिर नहीं है? यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जाने माने हमारे देश के बड़े, सबका इशारा है कि पाकिस्तान में ही सारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। आपके मुल्क को शर्म नहीं आती? जो सरकार आपकी पॉलिसी बनाती है, अजीत डोवल साहब की पॉलिसी को शर्म नहीं आती कि अफगानियों को भी मारते हो, पाकिस्तानियों को? अब हो गया कमर चीमा, आपकी बातों से समझ में आ गया कि आपके भीतर तो कभी सुधार नहीं आएगा, इसी वजह से हिंदुस्तानी समय समय पर सुधारता रहता है आपको। समझ गई कमर चीमा की आवाज डाउन कीजिए। यहाँ पर इस तरह की फालतू की बहस और बातों को सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। मुझे लगा कि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, थोड़ी ढंग की बात करेंगे कि आपकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं होगा। आतंकवादी हमलों से आपका एक जगह भी आपने नहीं बोला कमर चीमा कि इन आतंकवादी हमलों में हमारा हाथ है या फिर नहीं है। इसी से साफ होता है कि आप लोग किस तरह के हैं। और आपकी ठीक है, हो गई आपकी बात। सुधांशु जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। समझ गई, आप नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे कमर चीमा। सुधांशु जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसको शर्म आनी चाहिए या नहीं? कमर चीमा जी, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था अलकायदा, जिसका चीफ ओसामा बिन लादेन आपके यहां पकड़ा जाता, और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका चीफ सत्य नडेला हमारे यहां का है। बस इतना काफी है कि किसको शर्म आनी चाहिए और किसको शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि कमर चीमा कम से कम अब आपको शर्मिंदगी महसूस ही होगी इस बात को सुनकर, और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान को भी सबक कैसे सिखाया जाए, क्योंकि अपनी धरती का इस्तेमाल अब यकीनन आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर से तेजी से वो करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। ऐसे में आगे भारत की स्ट्रैटेजी अब क्या रहेगी, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।